हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गैसीय परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में गैसीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। प्रारंभ में तो इस मत की सराहना हुई थी, लेकिन बाद में इसे तर्कहीन प्रमाणित कर दिया गया, क्योंकि यह मत गणित के गलत नियमों पर कल्पित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका घनत्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निकेल एवं फेरियम का। पृथ्वी के आंतरिक भाग में निकेल एवं फेरियम तत्वों का घनत्व सबसे अधिक है और यह सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, समस्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एयरी ने। समस्थिति से संबंधित जड़ संकल्पना एयरी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है और उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के स्थान का कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत निर्माण से संबंधित कौन सिद्धांत कोबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कोबर ने पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है, वाक्य की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, WM डेविस ने। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है, इस वाक्य की रचना WM डेविस ने की। उन्होंने ही सबसे पहले 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परतों में से कौन मिश्रण का क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है और इस परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण टिजरेंस डी बोट ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित निक्षेपों में किसमें पंख होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वितली निक्षेप में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 प्रकारों में विभाजित किया है, जो कि अंग्रेजी के 5 कैपिटल लेटर A, B, C, D तथा E में विभाजित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, महासागरीय जल में निम्नलिखित में से कौन लवण सर्वाधिक प्रतिशत में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का उदाहरण नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा पोषणी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे सौर पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा और जैव भार। यह ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण के अनुकूल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सुधारात्मक कटाई, चयनात्मक कटाई और वनों की कटाई वाले क्षेत्र का
पुनर्वनीकरण, ये तीनों ही वन संरक्षण से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वोत्तम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। बिटुमिनस प्रकार का कोयला औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वोत्तम है और भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पूर्व देश पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। मध्य पूर्व के देशों में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में से कौन लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रकार आदिम खेती से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बागानी खेती। बागानी खेती का संबंध आदिम खेती से नहीं है, जबकि खानाबदोश, पशुचारण और स्थानांतरण खेती, इन तीनों का संबंध आदिम खेती के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉन थ्यूनेन ने। जर्मन अर्थशास्त्री वॉन थ्यूनेन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में कृषि के स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर जल निकायों को जोड़ती है और इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, रेडजेल की पुस्तक का नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, प्राणी विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डार्विन। प्राणी विकास का सिद्धांत यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बेफिन द्वीप से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्किमो। एस्किमो जनजाति बेफिन द्वीप से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एस्किमो का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है और एस्किमो जनजाति का मुख्य व्यवसाय शिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, संथाल मुख्यतः निम्न में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा। संथाल मुख्यतः मुंडा भाषा बोलते हैं और संथाल भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। संथाल मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर पठार और इसके समीपवर्ती भागों में रहते हैं और मुख्यतः यह स्थायी कृषि करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन प्रवसन का भौतिक कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता प्रवसन का भौतिक कारक नहीं है, जबकि भूकंप, अपरदन तथा ज्वालामुखी प्रवसन का भौतिक कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पुष्प पुल कारक संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवसन से। पुष्प पुल कारक प्रवसन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28,
अनुकूलतम जनसंख्या प्रदर्शित को सूत्र प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्टन ने। अनुकूलतम जनसंख्या प्रदर्शित करने का सूत्र डॉल्टन ने प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिस्टॉलर ने। केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिस्टॉलर ने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धरातल पर स्थान। भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु धरातल पर स्थान है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भौतिक विज्ञान का अंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान भौतिक विज्ञान का अंग है। मौसम का संबंध जलवायु विज्ञान से भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भूगोल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भूगोल का संबंध भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन तीनों के साथ है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि की गणना इरेटोस्थनीज ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भूगोल के किस क्षेत्र में टॉलमी ने योगदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गणितीय भूगोल में। गणितीय भूगोल में टॉलमी का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मॉस पुस्तक की रचना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हम्बोल्ट। कॉस्मॉस पुस्तक की रचना हम्बोल्ट ने की थी। कॉस्मॉस हम्बोल्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इसमें समस्त विश्व का विस्तृत वर्णन है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन्हें वातावरण निश्चयवाद का प्रस्तुतकर्ता कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडजेल को। रेडजेल को वातावरण निश्चयवाद का प्रस्तुतकर्ता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने द जियोग्राफिक पाइवोट ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैकेंडर ने। मैकेंडर ने द जियोग्राफिक पाइवोट ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर, लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ, राष्ट्र और आधुनिक विश्व, गोल विश्व एवं शांति की विजय, ये पुस्तकें भी लिखी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नृजाति वर्णन। नृजाति वर्णन मानव भूगोल की शाखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मानवतावादी भूगोल का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति। मानवतावादी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति की प्रतिक्रिया में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, लिंग परक भूगोल की शुरुआत कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1970 में। भौगोलिक अध्ययन में नारीवादी या लिंग परक भूगोल 1970 के दशक में सामाजिक प्रासंगिकता संबंधी विचार परिवर्तन के साथ प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल का घटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैवमंडल पृथ्वी का बहुत ही सकरा मंडल है जहाँ जीवन पाया जाता है और इस परिमंडल में वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के भाग सम्मिलित हैं, यानी इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण में अजीवित पदार्थ जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अजैव तत्व। पर्यावरण में अजीवित पदार्थ अजैव तत्व के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में मोर, सांप, मेढक, टिड्डा, घास, मोर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च खाद्य पिरामिड। फिर क्वेश्चन नंबर 44,
वैश्विक तापन से निम्न में से कौन सी समस्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वैश्विक तापन से तात्पर्य पृथ्वी के तापमान में हो रही निरंतर वृद्धि से है और वैश्विक तापन के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ एवं अन्य हिमनद पिघलने लगेंगे, जिस कारण समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा और फिजी एवं मालदीव जैसे अनेक छोटे छोटे द्वीप जलमग्न होकर डूब जाएंगे और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीला हरा सवाल। जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता केवल कुछ ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं व नीले हरे सवालों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, जैव विविधता का मतलब है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीव। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्षा जल संचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सुनामी किसके कारण नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफान। सुनामी तूफान के कारण नहीं आता है, जबकि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और समुद्र के नीचे भूस्खलन, इन तीनों के ही कारण सुनामी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भूकंप सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं और विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहां पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर संपर्क। सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूचनाओं को गैर संपर्क द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और सुदूर संवेदन का शाब्दिक अर्थ होता है बिना भौतिक संपर्क अथवा अनुभूति के आधार पर जानकारी प्राप्त करना, जिसका मूल स्रोत सौर ऊर्जा हो। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है और सुदूर संवेदक तकनीकी द्वारा पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को या किसी वस्तु के संबंध में विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा सूचनाएं अंकीय रूप में एकत्र किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, पहली वायवीय फोटो चित्र कब ली गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1860 में। पहली वायवीय फोटो चित्र वर्ष 1860 ईस्वी में ली गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दिए गए तीनों ही कथन सही है। पहला कथन है, वायवीय फोटो चित्र या तो ऊर्ध्वाधर या तिरछी हो सकती है। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र कैमरे की धुरी को लंबवत नीचे की ओर इंगित करके ली जाती है। और तीसरा कथन है, ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र का उपयोग अधिक सटीक मानचित्र के लिए किया जाता है। तो ये तीनों ही कथन सही था, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों द्वारा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता फोटोग्राफिक प्रणाली के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, इन दोनों के ही द्वारा लगाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अधीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह प्रकीर्णन, अवशोषण और प्रसरण के अधीन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर भेजे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 700 से 1500 किलोमीटर।
ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रह सामान्यतः 700 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा GIS का अवयव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुब्बारा। गुब्बारा भौगोलिक सूचना तंत्र का अवयव नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी GIS को 4 मुख्य तत्वों में बांटा गया है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है लाइववेयर और चौथा है आंकड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सुदूर संवेदन तथा GIS के अनुप्रयोग हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खनिजों की जानकारी, आपदा प्रबंधन और यातायात प्रबंधन, ये तीनों ही सुदूर संवेदन और GIS के अनुप्रयोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भास्कर-1। भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह भास्कर-1 था और इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य कृषि, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वानिकी और टेलीमेट्री पर डेटा एकत्र करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, GIS में शहरी नियोजन विश्लेषण स्थानिक एवं गैर स्थानिक डेटा को जोड़ने से निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टोपोलॉजी। GIS में शहरी नियोजन विश्लेषण स्थानिक एवं गैर स्थानिक डेटा को जोड़ने से टोपोलॉजी का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 बिलियन। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन थी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत इसके 10% क्षेत्र पर निवास करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% क्षेत्र पर निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक बहुत कम जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षरता। जनसंख्या परिवर्तन के लिए साक्षरता सबसे कम जिम्मेदार कारक है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक किताब किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉमस माल्थस ने। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक थॉमस माल्थस के द्वारा लिखी गई है और माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी और जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, USA। USA का जनसंख्या घनत्व 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व को कम प्रभावित करने वाला कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, देशांतर। देशांतर घनत्व को कम प्रभावित करने वाला कारक है, जबकि जलवायु, अभिगम्यता और मिट्टी की उर्वरता ये सभी घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में अशोषित जन्म दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 प्रति हजार। भारत में अशोधित जन्म दर 17 बच्चे प्रति हजार है और अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस राज्य का जन्म दर न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य का जन्म दर न्यूनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, 1970 के बाद पश्चिम एशिया की ओर भारतीय प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल की खोज। 1970 के बाद पश्चिमी एशिया की ओर भारतीय प्रवास का मुख्य कारण तेल की खोज है। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अकुशल और कुशल
श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ? फिर क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका। जनसंख्या के अनुसार अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चीन ने कब एक बच्चे की नीति शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में। चीन ने 1980 में एक बच्चे की नीति शुरू की थी और 1980 से 2015 तक चीनी सरकार ने एक बच्चे की नीति को बनाए रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 72, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एशिया का कौन सा नदी बेसिन चावल का कटोरा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यांगटीसी। एशिया की यांगटीसी नदी बेसिन चावल का कटोरा कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मलेशिया में जोहोर की खदानें प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टीन के लिए। मलेशिया में जोहोर की खदानें टीन के लिए प्रसिद्ध है और एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है और चीन के साथ भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है और ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघाई। जनसंख्या के संदर्भ में चीन का सबसे बड़ा नगर संघाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, जो वृक्ष कोड़धारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बलूत। बलूत या ओक वृक्ष कोड़धारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है बल्कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हिमालय और काराकोरम कुन-लून पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। हिमालय और काराकोरम कुन-लून पर्वतमालाओं के बीच तिब्बत का पठार स्थित है और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित में जो खान लौह अयस्क से संबंधित नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेलांगोर। सेलांगोर खान लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। यह मलेशिया में स्थित खदान है और यहाँ से टीन का खनन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप समूह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हिंद महासागर से है और मालदीव भारत का पड़ोसी देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी बिहार में दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है और सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जाड़े में बोए जाने वाले तथा ग्रीष्म ऋतु में काटे जाने वाले फसल कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रबी फसल। रबी फसलों को जाड़े में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है और रबी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाया जाता है? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, यानी अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। इन 2 राज्यों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 84, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली श्रेणी की। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लंबाई 1722 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित नदियों में से कौन डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि यह एक एस्चुअरी बनाती है और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सुंदरवन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वारी वन। सुंदरवन एक ज्वारी वन है जो पश्चिम बंगाल के गंगा तथा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत में किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। भारत में मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है और भारत में आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी जो कि असफल रहा था। इसके बाद 1854 ईस्वी में पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 88, रानीगंज प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोयला के लिए। रानीगंज क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की उत्पत्ति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मायोसीन तथा प्लिस्टोसीन से। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी की उत्पत्ति मायोसीन तथा प्लिस्टोसीन काल में हुआ है और यह हिमालय के शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पटना जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है और इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा के समांतर। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, प्रतिनिधि भिन्न संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मापनी से। प्रतिनिधि भिन्न मापनी से संबंधित है और यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एक मील कितने इंच के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 63,360 के। एक मील 63,360 इंच के बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओपिसोमीटर का। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दीवारों एवं पुलों पर अंकित ऊंचाई को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बेंचमार्क। दीवारों एवं पुलों पर अंकित ऊंचाई को बेंचमार्क कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संदर्श मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप जिसमें प्रकाश के स्रोत का प्रयोग किया जाता है उसे संदर्श मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, बोन प्रक्षेप एक समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रक्षेप है यह कथन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वाउ डिच का नियम संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समापक त्रुटि के संशोधन से। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन अपकिरण का माप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थक। चतुर्थक अपकिरण का माप नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, खनिजों के लिए कठोरतांक मापनी किसने प्रस्तावित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेडरिक मोहो ने।
खनिजों के लिए कठोरतांक मापनी फ्रेडरिक मोहो ने प्रस्तावित किया था और फ्रेडरिक मोहो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 1812 में पैमाना विकसित किया जिसमें उन्होंने अलग अलग कठोरता के 10 खनिज का चयन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र एवं यूरेनस का। वीनस और यूरेनस इन दोनों ही ग्रह की घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि बाकी के ग्रह बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा वरुण इनके घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप भारत में अवस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्तोला द्वीप। अस्तोला द्वीप भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में अवस्थित है, जबकि बाकी के तीनों द्वीप बैरन द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और रटलैंड द्वीप ये तीनों ही भारत में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश यूएसए है, जो कि टोटल 20% खनिज तेल का उत्पादन करता है। यूएसए के बाद रूस और सऊदी अरब है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 सेकेंड 30 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 55, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइस। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। दिए गए ऑप्शंस में से शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि टोटल ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, पहला बुध और दूसरा शुक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया। अल्जीरिया देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि ब्राज़ील, कांगो, इंडोनेशिया देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, अफ्रीका का किलिमंजारो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रसुप्त ज्वालामुखी का। अफ्रीका का किलिमंजारो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है और यह ज्वालामुखी तंजानिया में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन तरंगें निकलती हैं? तो आयोग के द्वारा आंसर की में किसी भी ऑप्शन को सही आंसर नहीं माना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देशांतर। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरियाना गर्त। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है और यह गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, वुड बेफेलो नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा में। वुड बुफेलो नेशनल पार्क कनाडा में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, पूरब का वेनिस किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोची को। पूरब का वेनिस कोची शहर को कहा जाता है और कोची एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक डब्ल्यू.जे. मॉर्गन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन अफ्रीका महादेश में अवस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंजल जलप्रपात।
एंजल जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। यह जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में अवस्थित है, जबकि नील, तुआरेग और वेल्डत्रीड ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन स्थानीय ठंडी धारा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ला नीनो। ला नीनो ठंडी धारा है, जबकि अल नीनो गर्म धारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और गुजरात के कच्छ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, थाल घाट, वोर घाट, पाल घाट दर्रे किस पर्वत में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट पर्वत। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में अवस्थित है। थाल घाट एवं भोर घाट महाराष्ट्र में तथा पाल घाट दर्रा केरल में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 71.2%। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 71.2% है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। वहीं बिहार की टोटल साक्षरता दर 61.80% है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत देश का क्षेत्रफल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%, यानी कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 72, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लैंडफॉर्म्स। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द लैंडफॉर्म्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनकोना। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है, जबकि चीड़, सिल्वर और स्प्रूस ये तीनों ही पर्वतीय वन के वृक्ष हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन जलाशय या झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सांभर। सांभर झील बिहार में अवस्थित नहीं है, यह राजस्थान में अवस्थित है, जबकि सरयामन, लक्ष्मी सागर और कांवर झील ये तीनों ही बिहार में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारक निम्न में से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आवासान। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के मुख्य कारण में आवासान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन भूटान के प्रमुख शहर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनाखा। पुनाखा भूटान का एक प्रमुख शहर है, जिसे भूटान देश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। यह 17वीं शताब्दी से लेकर 1955 तक भूटान की राजधानी भी रह चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिहांग। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जबकि श्योक, नुब्रा और जस्कर ये तीनों ही सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मयूराक्षी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा में। सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में अवस्थित है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में अवस्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
फिर क्वेश्चन नंबर 80, जबलपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है, जो देश के कुल 7 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है और इसकी टोटल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। और NH-27 ईस्ट वेस्ट से पहले NH-7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था और आयोग के द्वारा भी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए को माना गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पख्तून। पख्तून भारत की जनजाति नहीं है, यह जनजाति अफगानिस्तान की है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, सस्य गहनता का सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्य गहनता का सूत्र कुल बोया गया क्षेत्र डिवाइडेड बाई शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाइड बाई 100 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किसी देश की तटरेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 200 किलोमीटर को माना गया था, जो कि गलत है, क्योंकि किसी भी देश की तटरेखा की दूरी समुद्री मील यानी नॉटिकल मील में कैलकुलेट होता है, न कि किलोमीटर में। इस वजह से इस दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, भारत का 90% सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत में सोयाबीन उत्पादन करने वाले 3 राज्यों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे महाराष्ट्र और नंबर 3 पे राजस्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्पाका। अल्पाका रेशम का प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत का सर्वाधिक भूकंप के खतरे वाला जोन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जोन 5। फिर क्वेश्चन नंबर 88, अल जजीरा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। अल जजीरा एक मरुभूमि के साथ साथ एक समाचार चैनल भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है, जबकि लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर के उत्पादन से है। लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि मांस उत्पादन को ही माना गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन राहत बचाव कर्मी के लिए उपयुक्त उपकरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गमबूट। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधक कारखाना नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्टोग्राफी। मानचित्र कला के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 95, ऑलिव रिडले क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कछुआ। ऑलिव रिडले कछुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विंध्य समूह की चट्टान। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान विंध्य समूह की चट्टान के रूप में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करेह। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छऊ। बिहार का प्रचलित लोक नृत्य जो पुरुष द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है उसे छऊ लोक नृत्य कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया में। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है और यह घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है, जिसकी औसत ऊंचाई 1846 मीटर है और इसके बाद औसत ऊंचाई क्रमशः एशिया का है, फिर उत्तरी अमेरिका का, इसके बाद अफ्रीका का, फिर दक्षिणी अमेरिका का और फिर ऑस्ट्रेलिया और सबसे अंत में यूरोप का है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्फ घटकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 54, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो कि 80 से 95% होता है पाया जाता है और इसके बाद बिटुमिनस कोयले में 55 से 66% और लिग्नाइट कोयले में 45 से 55% और पीट में कार्बन की मात्रा कम पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ स्मिथ ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। जेम्स जीन्स तथा एच ऑल्वेन द्वैतारक परिकल्पना के समर्थक थे और इन्होंने क्रमशः ज्वारीय परिकल्पना तथा विद्युत चुंबकीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते दिखता है तो वह अवस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते दिखता है तो वह विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, क्वार्ट्जाइट कायांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से कायांतरित होकर क्वार्ट्जाइट का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षाभ मेघों के हिमस्फटकों से। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरियार झील। पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है बल्कि यह एक कृत्रिम झील है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। विश्व वन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का फैलाव सबसे ज़्यादा है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है जो कि गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप स्पेन के पूर्वी तट से दूर पश्चिमी भूमध्य सागर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायोमेंटीना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी,
हिंद महासागर में। डायोमेंटिना गर्त हिंद महासागर में जावा द्वीप के दक्षिण पूर्व बेसिन में स्थित है और हिंद महासागर के कुछ अन्य गर्त सुंडा गर्त, ओब गर्त और अमीरांटे गर्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लौह। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोर लोहे से बना है और इसकी संरचना निकेल तथा फेरियम से मिलकर बनी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन तथा उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाईं ओर विचलन पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियालिस बल का मान विषुवत रेखा पर शून्य होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। फिर क्वेश्चन नंबर 66, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण तथा शीत सागरी धाराएं मिलती हैं। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां उष्ण तथा शीत सागरी धाराएं मिलती हैं और इन धाराओं के मिलन क्षेत्र में प्लवक के विकास के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं जहां कई मत्स्य बैंकों का विकास हुआ है, जैसे डॉगर बैंक, सेंट पियरे बैंक और जॉर्ज बैंक इत्यादि। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है और भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जिनमें पहला है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है सुंडालैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 68, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 डिग्री नॉर्थ तथा 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रशिया। रशिया पूरे विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेस्टिजो। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मेस्टिजो कहते हैं और यूरोपीय और अश्वेत मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को मुलाटो और अश्वेत एवं भारतीय मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को जैम्बो कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71, किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। इजराइल की सीमा उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण में मिस्र से साझा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार वाला देश है, जहां पे पूरे विश्व का 28% यूरेनियम पाया जाता है और इसके अलावा यूरेनियम भंडारण में अन्य प्रमुख देश कजाकिस्तान, कनाडा और रूस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
सिंगापुर। मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा करते हुए सिंगापुर से होकर गुजरते हैं और मलक्का जलडमरू मध्य मलय प्रायद्वीप तथा सुमात्रा के मध्य स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमात्रा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार सुमात्रा से सबसे अधिक निकट है और यह दोनों ही भौगोलिक क्षेत्र हिंद महासागर में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, टर्की किनके मध्य स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है और यह पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के पठार का भाग है। वहीं दूसरी ओर अरावली, सतपुड़ा तथा सह्याद्री पर्वत श्रेणियां एक से अधिक राज्यों में फैली हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 डिग्री सेल्सियस। भारत में उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा 21 डिग्री सेल्सियस है और भारत में उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर 15 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन डी को सही माना गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में। भारत के सर्वप्रथम एक समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी है, इसको कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ एशियाई राष्ट्रों बांग्लादेश और म्यांमार का एक संयुक्त पर्यटन पहल है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है और राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध भी इसी परियोजना का ही भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा का। भारतीय राज्यों में हरियाणा का कुल वन क्षेत्र सबसे कम है और सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र आदि राज्य आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जबकि अगस्त्य मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं और भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कुल 18 है, जिसमें नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, डिब्रू साइखोवा, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्य मलाई, अचानक मार अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान और शेषाचलम और पन्या आदि आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर। रायपुर जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है
वहाँ पे हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, NH6। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जाता है और वर्तमान में यह NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है और इस पहाड़ी का विस्तार कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु तीनों ही राज्यों में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है। माकुम कोयला क्षेत्र असम राज्य में अवस्थित है और पूर्वोत्तर राज्य में चेरापूंजी तथा लगटीन भी कोयला क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि राजस्थान में है और राजस्थान के सांभर झील तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर समझौते के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है बल्कि इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है जो कि तिब्बत में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है और भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। लाल मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण होता है और लाल मिट्टी का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और यह मृदा अत्यधिक निच्छालित है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉनसून जलवायु का। पवनों का मौसमी उत्क्रमण मॉनसून जलवायु का विलक्षण है। मॉनसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है और यह भारत में पहुंचकर वर्षा करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम झील है जो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के देशांतर के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है और इसके अतिरिक्त हैदराबाद, नागपुर और पुणे का देशांतरी विस्तार दिल्ली के देशांतरी विस्तार से दूर है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं,
इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा की खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 100, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी पर्यावरण क्षति को माना है, जो कि गलत है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।